हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट में वही हुआ जो पिछले कई दिनों से होता आ रहा है। यानी कि जब भी मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग करो, और जब भी मार्केट में वॉल्यूम कम हो तो मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाओ या उसी लेवल पर मेंटेन रखो। तो आज का वॉल्यूम भी काफ़ी कम रहा और मार्केट और वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो हर बैंक अकाउंट होल्डर या जिसने बैंक से लोन लिया है या जो बैंक एंड फाइनेंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है या करना चाहता है, उन सबको ये इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या है? वो है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि बाई एनुअल होती है, यानी कि साल में 2 बार वो पब्लिश करते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात की है। हालांकि मैं इसे चौंकाने वाला तो नहीं मानूंगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम आपके साथ ये शेयर भी कर रहे हैं और आरबीआई भी हर पॉलिसी से पहले इस तरफ थोड़े थोड़े इशारे करता रहा है। तो क्या उन्होंने खास बातें कही, आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहली जो मेजर चीज़ उन्होंने कही है कि बैंक में क्रेडिट में स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्ट्रेस जो है, पिछले काफ़ी टाइम से हम बात भी कर रहे हैं इस बारे में कि जो स्ट्रेस है वो अनसिक्योर्ड लोन्स में ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि जो पर्सनल लोन आप लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो बेसिकली एक तरीके का वो लोन होता है, आप उसे खर्च करते हैं और कई दफ़े आप जो है पूरा अमाउंट ना चुका के जो मिनिमम अमाउंट होता है उसे चुकाते हैं। तो एक तरीके का ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अगर आप हाथ खड़े कर दें कि भाई मैं नहीं चुका सकता, तो बैंक फिर उसकी रिकवरी इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, इसमें आरबीआई स्ट्रेस बोल रहा है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स तो छोटे होते हैं, जो होम लोन्स होते हैं, व्हीकल लोन्स होते हैं, ये बड़े लोन्स होते हैं, तो ये ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये जो लोन्स हमें अनसिक्योर्ड लोन्स में स्ट्रेस दिख रहा है, इसके स्पिलओवर का रिस्क है। यानी कि यही जो प्रॉब्लम है ये सिक्योर्ड लोन्स पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक आदमी जो अनसिक्योर्ड लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड का लोन लेता है, वो अक्सर दूसरे लोन्स भी लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है मैंने व्हीकल लोन लिया हो, साथ में मैंने होम लोन भी लिया हो, और फिर मुझे हो सकता है नियर टर्म में कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, तो मैंने पर्सनल लोन भी ले लिया या क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग कर दी। तो मेरे कई लोन एक साथ चलते हैं और बैंक भी जो है पिछले कई सालों से खुशी खुशी मल्टीपल लोन्स दे रहे हैं। तो आरबीआई का कहना है कि स्पिलओवर का रिस्क इसलिए है कि अगर आपने पर्सनल लोन की किस्त नहीं चुकाई या क्रेडिट कार्ड का बकाया पे नहीं किया, तो आपके जो दूसरे सिक्योर्ड लोन्स हैं वो भी एनपीए की कैटेगरी में आ जाएंगे। और उन्होंने इसको सपोर्ट करने के लिए एक डेटा भी बताया कि जो भी क्रेडिट कार्ड का लोन जिनके पास है या पर्सनल लोन है, उनमें से आधे लोगों के पास जो बिग टिकट बड़े लोन हैं, जैसे कि व्हीकल फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस, तो अगर यहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके वो लोन्स पे डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। तो सिक्योर्ड लोन्स पे जो हम ये सोच रहे हैं कि अरे ये तो सेफ़ है, इसमें तो खतरा नहीं है, तो वो भी बड़ा खतरा बन जाएगा। अब जो उनका ये भी कहना है कि देखिए, अक्सर जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, किसी को अगर बड़ी बीमारी होती है तो उसकी सिम्टम्स छोटी बीमारी से शुरू होती है। तो आरबीआई का भी यही मानना है कि आप जो बड़े लोन्स में डिफ़ॉल्ट तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप छोटे लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करेंगे, और वही ट्रेंड होता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके बाद जो मेजर चीज़ उन्होंने कही कि आरबीआई हैज़ फ्लैग्ड इश्यूज ऑफ राइट ऑफ्स बाय प्राइवेट बैंक्स। मतलब उन्होंने सरकारी भी बोला है, लेकिन ज़्यादा ये जो है प्राइवेट बैंक कर रहे हैं। तो राइट ऑफ क्या होता है? तो बेसिकली ये आंकड़ों की बाजीगरी होती है। आपका कोई लोन डूब गया तो आप उसे जो है राइट ऑफ कर देते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग में इस हेड से उस हेड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट थोड़ी क्लीन दिखने लगती है। तो उनका कहना है कि दिस कुड पार्टली मास्क वर्सनिंग एसेट क्वालिटी। तो वो कह रहे हैं भाई साफ साफ कि देखिए, आप ये सब कर रहे हैं राइट ऑफ्स वगैरह, इससे आपके जो एसेट क्वालिटी की असली पिक्चर नहीं दिख पा रही है। तो दोस्तों, इसीलिए बैंक को मैं हमेशा पसंद नहीं करता हूं, और मैं बार बार कहता हूं कि बैंकों में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक ब्लैक होल जैसा है। क्या अंदर में चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। आंकड़ों की काफ़ी बाजीगरी होती है, सारा खेल नंबर्स का है, और प्रॉब्लम
तब आती है जब बैंक एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता है भाई हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे कि यस बैंक और कई हमने कुछ साल पहले कुछ बैंकों में की हालत देखी। तो ये जो है बैंकों के लिए एक बड़ा खतरा है और ज़्यादा बड़ा खतरा हमें इसलिए लगता है क्योंकि असली पिक्चर हमें नहीं पता चल पाती। ऑफ द लाइन दोस्तों, मैं कई लोगों से जो इंडस्ट्री के हैं कभी कभी बातें हो जाती हैं, तो उनमें से कई लोगों ने मुझे बताया, पता नहीं ये सच है या गलत है, कि कुछ बैंक्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, इन पर हम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीके से आरबीआई भी अब उसी बात को कंफर्म कर रहा है। एक और जो खास बात आरबीआई ने कही कि देखिए ग्रोथ इंडस्ट्रियल क्रेडिट में ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि बैंक जो है वो कंपनीज़ को नहीं लोन ज़्यादा दे रहे हैं, वहाँ पे लोन की ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्हें इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं है? उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री वाला तो लोन लेके भाग जाएगा, प्लेन पकड़ के हम किसे पकड़ते रहेंगे, शायद इसी वजह से उन्हें ज़्यादा नहीं दे रहे। रिटेल का तो वो गिरेबान पकड़ के किसी तरीके से वसूल लेंगे, रिकवरी एजेंट्स वगैरह भेज के। तो जो ग्रोथ हो रही है लोन्स में वो मोस्टली पर्सनल लोन टेरिटरी पे हो रही है। साथ ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर दोस्तों, मैं लगातार इसके बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि उनके जो बैड लोन्स हैं वो डबल हो गए। अगर हाफ ईयरली जो अप्रैल सितंबर क्वार्टर में की हम बात करें तो वो डबल हो गए हैं। तो वहाँ पर भी साइन ऑफ स्ट्रेस है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस का। अब लगातार अभी देखेंगे कि न्यूज़ फ्लो आ रही है और लगभग हर जगह पर इस बारे में बात हो रही है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा स्ट्रेस है। और चूंकि बड़े बैंक्स भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से डील करते हैं, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेस होगा तो वहाँ पर भी पहुँचेगा। दोस्तों पूरा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वो इंटरलिंक्ड है और कई दफ़े वो डोमेस्टिकली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लिंक्ड होता है। तो ये हम नहीं सोच सकते कि ठीक है यहाँ पे स्ट्रेस है बाकी तो सेफ है। तो इसलिए ये सारे सेक्टर्स में काफ़ी जो है इस वक्त सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अब साथ में आप देखिए कि एनबीएफसीज में जो ग्रोथ हुआ है वो 6.5% का हुआ है और ये इसमें भी गिरावट आई है, वो उस रफ्तार से नहीं ग्रो कर रहा। अब देखिए एनबीएफसीज की कंपनी कितने हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही है, ग्रोथ कितना हो रहा है 6.5%। और इनके ग्रोथ में गिरावट क्यों आई है? क्योंकि उनके जो रिस्क वेटेज को आरबीआई ने 1 साल पहले बढ़ाया था। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं या न्यूज़ फ्लो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जिसकी वजह से उनके मार्केट पर थोड़ी लगाम लगे, उनके ग्रोथ पर लगाम लगे। और आरबीआई यही चाहता था कि अंधाधुंध लोन नहीं देना है, तो वहाँ पर भी ग्रोथ में प्रॉब्लम दिख रही है। तो मोटा मोटा आप देखिए एनबीएफसीज में ग्रोथ में इश्यूज़ है, बैंक्स में ग्रोथ में इश्यूज़ है, माइक्रो फाइनेंस में जो है स्ट्रेस है और बाकी जगह पर भी स्ट्रेस सरफेस होता हुआ दिख रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम्स में को फिक्स करने में देखिए ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स को फिक्स की जा सकती हैं, बट ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और ठीक हो जाएगा, या आरबीआई गवर्नर कोई नया ले आएंगे तो ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम और ये प्रॉब्लम फिक्स होने से पहले हम बैंकिंग सेक्टर को कहाँ ले जाएंगे और कहाँ ये प्रॉब्लम ले जाएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अगर 2007 में भी आप जाएंगे तो इसी तरीके की प्रॉब्लम थी। वहाँ पर भी जो क्रेडिट का ग्रोथ था, जो जिस तरीके से हायर इंटरेस्ट रेट्स पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिए जा रहे थे और उसी की वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। तो एक तरीके से उसी की छाप भी इस वक्त हमें दिख रही है। हालांकि उस वक्त भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि प्रॉब्लम है, सबको लग रहा था कि नहीं ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू होती है और एक के बाद वो चेन बनती जाती है और एक दूसरे को वो नुकसान पहुंचाते जाती है, तब हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम है। तो अच्छा है आरबीआई ने पहले ही चेतावनी दे दी है और ऐसे कदम उठा रही है कि ये जो है थोड़ा कंट्रोल हो। लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर इफेक्ट पड़ने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी मार्जिन और हर जगह पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली वो उनके शेयर प्राइस पर भी ट्रांसलेट होगा। इसलिए इस सेक्टर में जो है थोड़ा संभल कर रहिए, सोच समझ कर पैसे को लगाइए और अगर पॉसिबल हो, अगर आपका जो विवेक है वो अलाउ करता है तो थोड़े अपनी पोजीशंस को ट्रिम भी करना कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अब आइए दोस्तों मार्केट की बात करते हैं। तो कल के वीडियो में भी हमने बात किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा पाया। आज आइए मैं एक एक करके आपको जो की स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ।
तो पहला आप देखिए टर्नओवर की बात करते हैं। निफ्टी का टर्नओवर, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बोला कि आज मार्केट जो है रिकवर किया, और टर्नओवर को अगर आप देखेंगे, जो हमारी थ्योरी है कि हाई टर्नओवर मार्केट हाई तो सेलिंग आती है, और लो टर्नओवर पे मार्केट ऊपर जाता है। तो आज देखिए टर्नओवर कम रहा। पिछले कई दिनों से हम 80,000 करोड़ की टर्नओवर क्लॉक कर रहे थे। कल हमने काफ़ी ज़्यादा, करीब 1.5 गुना से भी ज़्यादा टर्नओवर जनरेट किया, और मार्केट जब ऊपर गया तो वहाँ से सेलिंग आई, और आज फिर लो वॉल्यूम पे चला। और मार्केट जो है, आज काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। कल का पैनिक था, लेकिन कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था कि हम अभी भी होपफुल हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में एक बाउंस मिलेगा। और वो कहने का सिर्फ ये गट फीलिंग नहीं थी, बल्कि डेटा के बेसिस पे था। जो हमारा इंडिकेटर है वो मैं लगातार जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैंने कहा था, क्योंकि वो अभी तक बेरिश टेरिटरी पर नहीं आया था। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपना इंडिकेटर दिखाता हूं। जो निफ्टी का अगर हम इंडिकेटर देखें तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए 19 दिसंबर के बाद से ही जो हमारा इंडिकेटर बुलिश हो गया था, ग्रीन में आ गया था, और जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जिसके ऊपर अगर ग्रीन बार जाते हैं तो हम बाय पे आते हैं, वो है 0.05। और आप देखिए लगातार जो है 24 के बाद से आप देखिए 0.5 को टच किया था, उसके बाद लगातार बुलिश टेरिटरी पर मार्केट चल रहा है। और अगर हम कल देखें, कल इतनी गिरावट आई, शार्प फॉल हमें देखने को मिला, बट हमारा इंडिकेटर 0.02 पर आकर रुक गया। तो आज हम एंशियसली वेट कर रहे थे कि क्या ये नेगेटिव टेरिटरी पर आता है कि नहीं आता है, लेकिन आज जो हमें देखने को मिल रहा है, इसमें राइज हमें देखने को मिला है। तो 0.02 से ऊपर है, इनफैक्ट हमारे थ्रेशोल्ड लेवल के पास पहुंचा है, हालांकि उसको क्रॉस नहीं किया है। 0.049, ऑलमोस्ट 0.05 के लेवल पर पहुंच गया। तो अब जब तक ये इंडिकेटर ग्रीन पे होगा, हम तो किसी हालत में सेल नहीं करेंगे। और जो अभी सिचुएशन देख के लग रही है कि ये अगले कुछ दिनों तक जो है मार्केट और ऊपर ले जाया जा सकता है। क्यों ले जाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो वहाँ पे शपथ होने वाली है, वो ऑफिस अज्यूम करेंगे, और उसके बाद सबको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है कि पता नहीं वो क्या डिसीजंस लेंगे, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है जो पोजीशंस को लाइट करना है FIIs को खास करके, वो कर लें। और उसका बड़ा कारण भी क्या है, देखिए कि यूएस में बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो पैसा ले जाकर सेफर इंस्ट्रूमेंट में ले जाएं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को देखें वो क्या करते हैं, किस तरीके के एक्शंस लेते हैं, और उसके बाद शायद वो डिसाइड करेंगे कि हमें वापस इमर्जिंग मार्केट या इंडिया में जाना है या नहीं जाना है। तो जो उससे पहले एक राउंड की और जो है सेलिंग आ सकती है। और सेलिंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब तक चढ़ेगा नहीं मार्केट, तब तक सेलिंग ज़्यादा होगी नहीं। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ दिनों में मार्केट थोड़ा और ऊपर ले जाया जाए, और उसके बाद शार्प सेलिंग होगी। फिलहाल अगर हम इंडिकेटर को देखें तो हम बुलिश टेरिटरी पर चल रहे हैं। अभी हमें शॉर्ट्स नहीं करने हैं जब तक ये नेगेटिव टेरिटरी पे नहीं आता। और बैंक निफ्टी में क्या हमें दिखता है, आइए उसे देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखें, वो भी बेरिश टेरिटरी पर नहीं है, ग्रीन्स पे चल रहे हैं, थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर भी है, हालांकि उसमें हमें लगातार डिक्लाइन दिख रहा है। तो दोनों फिलहाल बुलिश टेरिटरी पर हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या हम अभी फ्रेश लॉन्ग्स खोल सकते हैं? दोस्तों, अगर आप इस इंडिकेटर को अगर हम ट्रैक करें, इसके बेसिस पर मैं पोजीशन बनाऊं, तो हमारी एंट्री तभी बनती है कि जब इंडिकेटर फर्स्ट टाइम 0.05 को पार करे। क्योंकि अगर आप लेट एंट्री करेंगे तो आपके रिस्क बढ़ जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अभी रिकमेंडेड नहीं है, और सेल का तो अभी फिलहाल ऑप्शन ही नहीं बनता मार्केट में, कितना भी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हो। एक राउंड ऑलरेडी कल बहुत बड़ी सेलिंग हो गई है, तो अब मुझे लगता है कि अगले 1, 2, 3 तक मार्केट थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर सेलिंग आएगी तो वो हमें डेटा में दिखेगा, और मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा। इन जनरल दोस्तों, अभी जो डेटा जो हमें दिख रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेरिश सेटअप में थे,
वो बुलिश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्या किस बात की तरफ इशारा कर रहा है नहीं पता। ये क्या मैन्युफैक्चर्ड रैली है या एक बड़ी गिरावट से पहले मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए ये जो रैली हमें देखने को मिलेगी, इस पर बहुत ज़्यादा हमें विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है। तो जब भी उसे लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो उसी को चेस करता है। और ये एक एज ओल्ड, सालों से, सदियों से होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। और इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा सकता है। और अगर आप स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, मोमेंटम को चेस कर रहे हैं, तो बेशक आप करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सारा कुछ और अपने रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा एकमुश्त पैसा ना लगाएं। अगर आपको लगता है ये अच्छा स्टॉक है, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा पैसा नीचे के लेवल पर रखिए। स्पेशली इन करेंट वॉलेटाइल टाइम्स, जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में सिचुएशन बन रही है, तो बहुत ज़्यादा हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।